जी नाजरीन, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये वीडियो पीएमएस जनरल नॉलेज पेपर 2019 का पार्ट 6 है। इससे पहले 50 सवालात को 5 वीडियोज़ में 10-10 करके डिस्कस किया जा चुका है। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 51 इज़ हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर इन एशिया। तो एशिया में कितने कंट्रीज़ हैं ये पूछा हुआ था। मेरा नहीं ख्याल आपको मेरी ये बात सुनने के बाद ये कभी भूलेगा कि एशिया में कंट्रीज़ कितने हैं। हमारा एशिया घर है, वी लिव इन एशिया, लेकिन हमारा कॉन्टिनेंट बेचारा कंट्रीज़ के मामले में 50 नहीं कर पाया। आपको बस ये बात याद रखनी है। यानी हमारा कॉन्टिनेंट एशिया कंट्रीज़ के मामले में 50 नहीं कर पाया। तो 50 से कितने कम है भाई? 2 कम है, सिंपल। हमारे कॉन्टिनेंट एशिया में 50 से 2 कंट्रीज़ कम हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 48 था इस पेपर में, द पेपर वी आर डिस्कसिंग। इसके बाद एशिया के बिल्कुल पड़ोस में हमारे साथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका में कितने कंट्रीज़ हैं? अफ्रीका को याद रखने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये है, अफ्रीका के स्टार्ट में जो साउंड है एफ, अफ्रीका है ना, अगर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो एफ साउंड है स्टार्ट में। अच्छा, एफ साउंड सिर्फ अफ्रीका में है कॉन्टिनेंट्स में से। और मज़े की बात ये है कि इसमें जो कंट्रीज़ हैं उसके जो दोनों नंबर हैं 5 और 4, 54, 1 से लेकर 10 तक किसी और नंबर में भी वो साउंड एफ मौजूद नहीं है, या अल्फ़ाबेट एफ मौजूद नहीं है। अच्छा, अब एफ वाला साउंड 5 भी है, 4 भी है। पहले किसको रखना है? सिंपली 50। 50 में 2 दफ़ा एफ है, उसको पहले रख लें। उसके बाद 4 में 1 दफ़ा एफ है तो उसको बाद में रख लें। अफ्रीका में कंट्रीज़ कितने हुए? 54। ये भी क्लियर है, मेरा नहीं ख्याल आपको भूलने वाला है। नेक्स्ट, पड़ोस में चलते हैं यूरोप में, ऊपर की जानिब, नॉर्थ की जानिब मैप पर। उसमें कितने कंट्रीज़ हैं? एशिया 50 नहीं कर पाया, 2 कम है यानी 48 हैं। अफ्रीका के एफ साउंड से 54, एफ साउंड अफ्रीका में, और उस एफ से स्टार्ट होने वाला 50 को पहले रखें क्योंकि 50 में 2 दफ़ा एफ है, उसके बाद 4 भी एफ से स्टार्ट हो रहा है। तो अफ्रीका के कंट्रीज़ बन गए 54। अब यूरोप के याद रखने, यूरोप के कंट्रीज़ को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि अफ्रीका से 10 कम कर देने हैं, सिंपल। अफ्रीका में कितने थे? 54 थे, तो यूरोप में कितने हो गए भाई? सिंपल 44। कोई मुश्किल नहीं है याद रखना। यूरोप में अफ्रीका की निस्बत 10 कंट्रीज़ कम हैं। अफ्रीका में हमने 54 याद कर रखे हैं, उसके बाद यूरोप में 10 कम करके यानी 44 कंट्रीज़ हैं यूरोप के। अच्छा, आगे देखिए, अब रह गया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका ऊपर की जानिब है मैप्स पर, तो इसके कंट्रीज़ भी ऊपर हैं भाई, यानी उसके साउथ अमेरिका नीचे की जानिब है मैप पर, तो उसके कंट्रीज़ भी नीचे हैं। अब सिर्फ आपको याद रखना है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका आप कैसे याद रख सकते हैं? यानी एशिया के जो कंट्रीज़ हमने याद किए थे 48, उनकी निस्बत साउथ अमेरिका में 4 टाइम्स कंट्रीज़ कम है, यानी 12 कंट्रीज़ हैं। 48 को जब आप 4 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 12। साउथ अमेरिका में कितने कंट्रीज़ हुए? 12। अब चूंकि नॉर्थ अमेरिका ऊपर की जानिब है तो उसके कंट्रीज़ भी ऊपर हैं। साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज़ हैं और 12 का डबल होता है 24, तो ये तकरीबन डबल हैं। 24 तो नहीं है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्रीज़ हैं? 23 कंट्रीज़ हैं। आई होप कि ये कॉन्टिनेंट्स और इनके में मौजूद कंट्रीज़ अब आपको हमेशा याद रहेंगे। पेपर में कोई भी कॉन्टिनेंट वो पूछ सकता है कि उसमें कितने कंट्रीज़ हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हर बार आपसे एशिया के बारे में ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 वॉज अ हॉर्स रन्स अराउंड अ ग्राउंड ट्वाइस एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स। वन साइड ऑफ स्क्वायर ग्राउंड इज़। एक घोड़ा एक ग्राउंड के अतराफ में 2 चक्कर लगा रहा है ना, ग्राउंड ट्वाइस एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। यानी एक ऐसा ग्राउंड है जिसकी शक्ल स्क्वायर है, यानी उसकी चारों साइड्स बराबर हैं ग्राउंड की। यानी एक स्क्वायर को उर्दू में कहते हैं मुरब्बी, मुरब्बी शक्ल का एक ग्राउंड है जो उसकी चारों साइड्स बराबर हैं। उसके इर्द गिर्द घोड़ा 2 चक्कर लगा रहा है और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 8 किलोमीटर। सवाल ये पूछा हुआ था कि वन साइड ऑफ स्क्वायर ग्राउंड इज़, उस स्क्वायर ग्राउंड की एक साइड कितनी लेंथ की है। सिंपल बात है, 8 किलोमीटर टोटल वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। 2 दफ़ा चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर में कितना कवर हुआ? 4 किलोमीटर। अब चूंकि हमारा जो ग्राउंड है वो स्क्वायर है, यानी उसकी चारों अतराफ बराबर हैं, तो एक साइड
1 किलोमीटर की हो गई, दूसरी साइड मिला के 2 किलोमीटर हो गए, तीसरी साइड मिला के 3 किलोमीटर हो गए, चौथी साइड मिला के 4 किलोमीटर हो गए, 2 चक्कर लगाए तो 8 किलोमीटर हो गए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 1 किलोमीटर। जो स्क्वायर ग्राउंड जिसके गिर्द घोड़ा 2 चक्कर लगा रहा है उसकी एक साइड 1 किलोमीटर की लेंथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 वाज हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड बाईफोकल स्पेक्टिकल्स एंड लाइटनिंग रॉड। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट की थी बाईफोकल स्पेक्टिकल्स एंड लाइटनिंग रॉड। ये क्या होते हैं ये बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप ये जान लें कि बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन राइटर थे, इन्वेंटर थे और पॉलिटिकल फिगर भी थे। और बाईफोकल स्पेक्टिकल्स जो होते हैं ये बाई मीन्स टू इन साइंस। तो बाईफोकल स्पेक्टिकल्स आई ग्लासेस होती हैं विद 2 डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शंस इन वन लेंस, यानी एक लेंस के अंदर, एक शीशे के अंदर, जिसे अगर हम सिंपल अपनी लोकल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो एक ही शीशे के अंदर 2 तरह के प्रिस्क्रिप्शंस को फिट किया जाता है, यानी करीब नज़री और बैईद नज़री, नियर साइटेडनेस या आप कह लें कि जिसको हम दूर की नज़र कहते हैं या करीब की नज़र कहते हैं। तो उनको एक ही शीशे में दोनों प्रिस्क्रिप्शंस को ऐड करके एक ही लेंस में सेट करने का काम सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कि एक ही शीशे में अगर आप थोड़ा ऊपर की तरफ नज़र रख के देखेंगे तो आपको दूर की चीज़ें नज़र आएंगी। मतलब अगर आपको दूर की नज़र का मसला है और नीचे की जानिब अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हो तो नज़र नीचे झुका कर पढ़ेंगे अपने जो आई ग्लासेस है उनके नीचे वाले हिस्से की जानिब से, तो फिर आपको करीब की चीज़ें यानी किताब या कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं मैसेज वगैरह तो आपको सही नज़र आएगा। तो ये सबसे पहले काम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। दूसरी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो उन्होंने की थी, लाइटनिंग रॉड जो इन्वेंट किया था। लाइटनिंग रॉड क्या था? लाइटनिंग जो आसमानी बिजली होती है ना, उसको मोड़ने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए एक रॉड उन्होंने इन्वेंट की थी। वो उन्होंने सबसे पहले तो ये पता लगाया था कि लाइटनिंग जो होती है ना ये भी एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी ही है। ये उन्होंने कैसे पता लगाया था? ये उन्होंने एक तूफान के अंदर ना एक काइट के ऊपर मेटल को लगाकर काइट को बहुत मतलब उड़ाया था ऊंचा ना। तो जैसे ही बिजली चमकी थी लाइटनिंग उस तूफान में, तो वो बिजली जाहिर है उस मेटल की जानिब, इलेक्ट्रिसिटी तो उधर अट्रैक्ट हुई है जो भी सीन था। तो इस तरह से उनको पता चल गया कि ये इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको डायरेक्शन भी दी जा सकती है कि आपने इधर जाना है। तो उसको इलेक्ट्रिसिटी को से बचने के लिए, घरों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए उन्होंने उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको एक डायरेक्शन देने के लिए या मूव करवाने के लिए एक लाइटनिंग रॉड, जिसका इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था, वो भी इन्वेंट की थी। तो बाईफोकल स्पेक्टिकल्स और लाइटनिंग रॉड जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब थे, अमेरिकन आथर थे, पॉलिटिकल फिगर थे और ऑब्वियसली इन्वेंटर थे, तो उन्होंने ये दोनों चीज़ें इन्वेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 वाज विच गैस फील्ड अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड इन पाकिस्तान विच इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय OGDCL। दूसरा बड़ा गैस का जो फील्ड है पाकिस्तान में वो पूछा हुआ था कि वो कौन सा है, विच इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय OGDCL यानी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसको ऑपरेट कर रही है। तो वो है कादिरपुर गैस फील्ड। कादिरपुर गैस फील्ड की लोकेशन भी पूछी जा सकती है कि वो कौन से प्रोविंस का हिस्सा है। तो उसकी लोकेशन है सिंध, ढेरकी में, मेरे ख्याल में ये है सिंध में। तो अब ये तो है सेकंड लार्जेस्ट, जो कादिरपुर गैस फील्ड है ये तो सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड इन पाकिस्तान है। तो फिर फर्स्ट कौन सा है? रैंकिंग में फर्स्ट या लार्जेस्ट जो गैस फील्ड इन पाकिस्तान है वो सुई गैस फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सुई गैस फील्ड की लोकेशन फिर क्या है, वो किस प्रोविंस में है या कहाँ पर है? तो सुई गैस फील्ड एक्चुअली बलूचिस्तान में है। नॉर्मली पाकिस्तान में नेचुरल गैस को सुई गैस ही कहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द नीड इसी सुई के मकाम से जो निकलने वाली गैस है उससे पूरी की जाती है। तो इसलिए गैस की, नेचुरल गैस की पहचान ही सुई गैस है। तो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा गैस का पाकिस्तान में सुई गैस फील्ड है, सुई के मकाम पर, कहाँ? बलूचिस्तान में। उसके बाद दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा कादिरपुर गैस फील्ड है, कहाँ पर है? सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 वाज मार्स द नेबर ऑफ अर्थ हैज़ डैश नेचुरल सैटेलाइट्स। नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ मार्स पूछा हुआ था। तो नेचुरल सैटेलाइट्स एक्चुअली मून को ही कहते हैं। मून ज़मीन का जो नेचुरल सैटेलाइट्स है, मून को तो हम सभी जानते हैं, चांद को, लेकिन मून और नेचुरल सैटेलाइट्स दोनों सिनोनिमस वर्ड्स हैं। तो मून कह सकते हैं या नेचुरल सैटेलाइट्स कह सकते हैं। अब
ज़मीन का तो हमें पता है कि एक नेचुरल सैटेलाइट है या मून है और इसका नाम ल्यूना है। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है नेम्ड ल्यूना। ल्यूना एक्चुअली इसको लैटिन में कहते हैं जो ज़मीन का चाँद है उसको, और इसको ग्रीक लैंग्वेज में सीलीन कहते हैं, SELENE, सीलीन इन ग्रीक एंड ल्यूना इन लैटिन। ज़मीन का हमें पता है एक नेचुरल सैटेलाइट या एक ही मून है, सीलीन इन ग्रीक एंड ल्यूना इन लैटिन। तो नॉर्मली इसका कॉमन जब आप गूगल से सर्च करेंगे तो ल्यूना ही नाम आएगा, ज़मीन का जो चांद है या नेचुरल सैटेलाइट है उसका। अब ज़मीन से आगे सोलर सिस्टम में जब हम आउटवर्ड बढ़ते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो अर्थ के बाद मार्स है। तो मार्स के नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स पूछा था इस पेपर में, तो वो 2 हैं। आपने इसी तरह से याद रखना है, ज़मीन का 1 है, उसके आगे चलते हैं तो मार्स के 2 हैं। अब दोनों के नेम्स ये सामने दिए हुए हैं आपको पॉइंट नंबर 1 में ही, फोबोस एंड डीमोस, ये दोनों उन सैटेलाइट्स के नाम हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स जो मार्स के हैं। 2 हैं, 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन उनके नेम्स याद रख लें, फोबोस एंड डीमोस। अच्छा, इनमें से अब फोबोस जो है वो बड़ा है, मार्स के सैटेलाइट्स में से फोबोस बड़ा है, डीमोस स्मॉलर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, जुपिटर के कितने आपके नेचुरल सैटेलाइट्स या मून्स हैं, ये हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 47 में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये डिस्कवर गैलीलियो ने किए थे, लेकिन थे कितने ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जुपिटर के कितने नेचुरल सैटेलाइट्स या मून्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 वाज मैक्स प्लैंक won the Nobel Prize in Physics in 1918 for the discovery of। मैक्स प्लैंक को फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला, ये तो बता दिया गया, लेकिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ पूछा हुआ था कि किस चीज़ को डिस्कवर किया उन्होंने, मैक्स प्लैंक ने, कि उनको 1918 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था एनर्जी क्वांटम। अब ये एनर्जी क्वांटम है क्या जो मैक्स प्लैंक ने 1918 में डिस्कवर किया था? तो वो कहते हैं कि कोई भी फिज़िकल बॉडी है ना, तो वो या तो एनर्जी की कुछ अमाउंट उसको इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ नोन एज क्वांटम। यानी क्वांटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है जो कोई भी फिज़िकल बॉडी या एब्जॉर्ब करता है या उसको रिलीज़ करता है। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में कोई भी फिज़िकल बॉडी स्मॉलेस्ट यूनिट है ये उस एनर्जी का जो वो एब्जॉर्ब करता है या रिलीज़ करता है, उसको क्वांटम कहते हैं। तो ये एनर्जी क्वांटम का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया और क्वांटम को उन्होंने डिस्कवर किया, एनर्जी क्वांटम को, यानी उस स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो कोई भी फिज़िकल बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज़ कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। तो इस बात की डिस्कवरी पर मैक्स प्लैंक को 1918 में फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं कि ये कितने यानी फील्ड्स में दिया जाता है, या नोबेल प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड इन हाउ मैनी कैटेगरीज़। तो ये 6 कैटेगरीज़ में नोबेल प्राइज़ अब रिसेंटली दिया जाता है। सबसे पहले ये कब दिया गया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1901 में पहला नोबेल प्राइज़ अवॉर्ड किया गया था। अब ये दिया किस किस फील्ड में जाता है? 6 फील्ड्स हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन है, 3 हो गए, लिटरेचर 4, और पीस प्राइज़ भी मिलता है, नोबेल पीस प्राइज़। तो ये 5 कैटेगरीज हो गई, लेकिन छठी कैटेगरी जो 1968 में ऐड की गई थी वो इकोनॉमिक साइंस की थी। अब ये टोटल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 वाज विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज़ यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। प्रेसिपिटेशन कहते हैं फॉल ऑफ वाटर इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, यानी बारिश या ओले पड़ना या बर्फ़बारी किसी भी तरह से जब पानी ज़मीन पर गिरता है तो उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये लिक्विड प्रेसिपिटेशन यानी रेन, बारिश को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, दैट वाज द क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शंस भी आपको दिए हैं क्योंकि जो बाकी भी इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं ताकि हम वो भी याद रख सकें कि वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इज़ नॉट यूज टू मेजर रेन। हाइग्रोमीटर को यूज़ किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, यानी जो आपके हवा में मॉइस्चर होता है, नमी होती है,
उसकी अमाउंट को मेजर करने के लिए, जैसे हमारे अक्सर वेदर फोरकास्ट में मोबाइल पर भी बताया जा रहा होता है कि मॉइस्चर इतने % है, यानी इतनी अमाउंट ऑफ वाटर आपकी हवा में मौजूद है, तो वो एक्चुअली हाइग्रोमीटर उसको मेजर करता है कि कितनी नमी है या कितना मॉइस्चर है, कितने वाटर वेपर्स हैं हवा के अंदर, वो हाइग्रोमीटर मेजर करता है ह्यूमिडिटी को। ऑप्शन नंबर बी वाज रेन गेज। रेन गेज इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द amount of liquid precipitation over a set period of time, कि कितने टाइम में कितनी बारिश हुई है। अक्सर बताया जाता है कि फ़लाँ इलाके में इतने मिलीमीटर बारिश हुई, फ़लाँ इलाके में इतनी मिलीमीटर बारिश हुई, तो वो एक्चुअली रेन गेज के ज़रिए से हमें पता चलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बजे स्टार्ट हुई, 10:15 तक 2 मिलीमीटर बारिश होगी, तो वो रेन गेज एक टाइम पीरियड के रेफरेंस से हमें बताता है कि कितनी बारिश किस इलाके में हुई। ऑप्शन नंबर सी वाज पीडोमीटर। पीडोमीटर और स्पीडोमीटर ये तकरीबन सेम है। स्पीडोमीटर गाड़ियों में होता है, यानी वो स्पीड को मेजर करने के लिए होता है कि कितने मिनट में कितना डिस्टेंस या कितने सेकंड्स में कितना डिस्टेंस या किलोमीटर्स फी घंटा की रफ्तार से मेजर किया जाता है कि कितने घंटों में कितने किलोमीटर या 1 घंटे में कितने किलोमीटर सफ़र तय हो रहा है। तो वो गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगा होता है जो डिस्टेंस और टाइम को मेजर करता है। लेकिन पीडोमीटर जो होता है ये द नंबर ऑफ़ स्टेप्स को मेजर करता है, यानी हमारी जो वॉच होती है या कोई हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो, जब हम पैदल चलना शुरू करें, हम 10 मिनट चलें तो हमें वो इंस्ट्रूमेंट ये बता दे कि आपने इतने कदम मूव किया है या आप पैदल चले हैं, वॉक की है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, पीडोमीटर। ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। बैरोमीटर को यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। तो ये बैरोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेरे ख्याल में ये चारों अब क्लियर हैं, तो इनमें से ज़रूरी नहीं कि रेन गेज पूछा जाए, इन तीनों में से चारों में से कोई भी पूछा जा सकता है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 वाज पार्सक इज़ अ यूनिट यूज्ड टू मेजर। पार्सक किस चीज़ का यूनिट है? पार्सक डिस्टेंस का यूनिट है। अब ये डिस्टेंस किस चीज़ का मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड गैलेक्सीज। अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस भी देख लें। लाइट ईयर ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। मीटर, फुट, यार्ड, माइल, किलोमीटर एट्सेट्रा, ये सारे डिस्टेंस के डिफरेंट यूनिट्स हैं। लेकिन कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में या पार्सक पूछा जाता है या फिर लाइट ईयर पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत यूनिक और ज़रा डिफरेंट से यूनिट्स हैं जिनको देख कर या पढ़कर आइडिया नहीं होता कि ये डिस्टेंस के यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 वाज सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आया हुआ है। अब दिन का टाइम है, सूरज चमक रहा है अपनी पूरी आबोताब के साथ, और मैं या आप, चलें आप ज़मीन पर खड़े हैं, आपके सामने सूरज बिल्कुल पूरा नज़र आ रहा है, चमक रहा है, लेकिन घूमते घूमते अपने ऑर्बिट्स में अचानक यूँ हुआ कि ज़मीन, चाँद और सूरज तीनों एक ही लाइन में आ गए, जैसे आपके सामने तस्वीर में नज़र आ रहा है। फिर हुआ क्या? अब सूरज की जो रोशनी डायरेक्ट ज़मीन पर पड़ रही थी, बल्कि ज़मीन के उस हिस्से पर जहाँ पर कॉन्टिनेंट एशिया में, जिस भी कंट्री में, पाकिस्तान में या इंडिया में आप खड़े हैं, वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही। वहाँ क्या हुआ, आपके और सूरज के बिल्कुल दरमियान में चाँद साहब तशरीफ़ ले आए। तो ये क्या हो गया, सूरज को ग्रहण लग गया, यानी अब सूरज की रोशनी डायरेक्ट आप तक ज़मीन पर नहीं पहुँच पा रही। ये होता है सोलर इक्लिप्स, यानी सूरज ग्रहण। तो फिर चाँद ग्रहण क्या होता है? चाँद ग्रहण में ये होता है, ये दूसरी तस्वीर में देखिए जिसके ऊपर ल्यूनर इक्लिप्स लिखा हुआ है। ल्यूनर इक्लिप्स एक्चुअली चाँद ग्रहण को कहते हैं। अब रात के वक्त हमें चाँद नज़र आ रहा होता है। चाँद या मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक प्लैनेट कह ले सकते हैं उसको, दैट इज़ नॉट अ स्टार। उसकी अपनी रोशनी नहीं है, उस पर सूरज की रोशनी पड़नी है तो चाँद ने चमकना है। फिर वही सीन हुआ जैसे सूरज ग्रहण में, ये यानी सोलर इक्लिप्स में जो हुआ था, तीनों एक ही लाइन में आ गए, लेकिन अब ज़मीन, सूरज और चाँद के दरमियान में आ गई। रात को तकरीबन 10-11 का टाइम है, चाँद यानी फुल मून है, 14 तारीख है चाँद की, और पूरा चमक रहा है। हुआ यूँ कि अचानक से उस पर तारीकी छा गई।
एक्चुअली उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जैसे ही सूरज की रोशनी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं वो चाँद पर डायरेक्ट पड़ रही थी, वो रिवॉल्व करते करते एक ही लाइन में आ गए। अब सूरज की रोशनी चाँद पर पड़ना बंद हो गई। चाँद पर यूँ लगा जैसे कोई स्पॉट आ गया हो, जैसे कोई दाग आ गया हो, डार्कनेस छा गई हो। तो वो डार्कनेस क्यों होती है? क्योंकि उस चाँद पर पड़ने वाली रोशनी को जो सूरज से आ रही होती है उसको ज़मीन रोक लेती है, वो चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम ल्यूनर इक्लिप्स यानी चाँद गिरहन कहते हैं। मेरे ख्याल में ये दोनों कॉन्सेप्ट अब क्लियर हैं। इनको मज़ीद पढ़ने की या इनके बारे में मज़ीद जानने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। अ कैमरा यूजेस कन्वेक्स लेंस टू फॉर्म एन इमेज विच इज़। कन्वेक्स लेंस किस तरह का इमेज क्रिएट करता है जो कि कैमरा में यूज़ होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल होता है कन्वेक्स लेंस से बनने वाला इमेज कैमरा में। इन्वर्टेड का मतलब होता है अपसाइड डाउन, और डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट की निस्बत स्मॉल होता है।